जो घमंड वो दिखा रहे थे वो केवल सामान्य लोगों के लिए था। लेकिन अब जब वो शिवा जैसे किसी महारथी से टकराए तो वो लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। वैसे भी शिवा की भयानक नजरों को देखकर वो बेहद घबरा गए थे। शिवा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उनकी जान ले लेगा। वो ये भी समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा वो नौजवान लड़का सच में परिणामों की फिक्र नहीं करता। इसीलिए उन दोनों जापानी स्टूडेंट्स ने अपने घुटने टेक दिए। फिर उन्होंने शिवा से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, हमसे गलती हो गई, सॉरी, प्लीज हमारी जान मत लेना, हम सॉरी बोल रहे हैं, हम आपके सारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हैं, प्लीज हमें मत मारें। इतना कहने के बाद अचानक से उनमें से एक जापानी स्टूडेंट की हालत खराब हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। बहरहाल क्योंकि वहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद थे, ऊपर से मीनाक्षी भी वहां पर मौजूद थी, इसीलिए शिवा खासकर उनके सामने तो किसी पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता था। वरना अगर कोई और जगह होती तो शायद शिवा अब तक उनकी जान ले चुका होता और उन्हें कुछ बोलने का भी मौका नहीं देता। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, तुम सब केवल जापान के रिप्रेजेंटेटिव, एक काम करो, अपने लीडर को यहाँ बुलाओ। ये सुनकर वो दोनों ही जापानी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। बेशक वो अपने लीडर के साथ आए थे, इसके अलावा इससे भी बड़ी बात ये थी कि वो उसी होटल में रह रहे थे और अगर शिवा उनके लीडर से मिलना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि शिवा इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता है। ये देखकर वहां मौजूद जवान ट्रांसलेटर ने कहा, स्टूडेंट, इस मामले को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बेंगलोर है और अभी बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स की नजरें तुम पर हैं। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी शिवा ने बिना उसकी तरफ देखे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। फिर शिवा ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारे पास बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। शिवा की ये बात सुनने के बाद कुछ पल तक वहां पर सन्नाटा छा गया। उस समय पर कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। केवल वो दो जापानी स्टूडेंट्स लगातार माफी मांगे जा रहे थे। तभी अचानक से भीड़ को साइड करते हुए एक इंसान आगे की तरफ आया। उस इंसान ने भी जापानी स्टाइल के कपड़े पहने थे, जिस वजह से सभी पहचान गए कि वो जापान से आई फीमेल स्टूडेंट है। उस लड़की की हाइट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो दिखने में बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। उसकी त्वचा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दूध से बनी। इसके अलावा उसके आसपास एक आकर्षक आभा मौजूद थी, जिस वजह से कोई भी उसके नज़दीक जाने की चाहत करने से खुद को रोक नहीं पाता। उस लड़की ने धीरे से अपनी प्यारी आवाज़ में साफ हिंदी बोलते हुए कहा, मिस्टर, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जब उन दोनों जापानी स्टूडेंट्स ने उस लड़की को देखा तो वो ऐसे रोने लगे जैसे उनका रखवाला आ गया हो। लेकिन उस लड़की ने उन दोनों की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा, बल्कि अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ में शिवा से कहा, मेरा नाम किम करदाशी, मैं ही इनकी लीडर हूँ। अगर इन लोगों ने आपको नाराज़ करने के लिए कुछ भी किया तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी हैरान हो गए, लेकिन शिवा पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगो। शिवा की ये बात सुनकर किम करदाशी के चेहरे के भाव जम गए, लेकिन फिर सभी की हैरान भरी नज़रों के बीच उसने आगे बढ़कर घुटने टेके और फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए। ये देखकर शिवा थोड़ा हैरान लगने लगा, क्योंकि शिवा ने उम्मीद नहीं की थी कि किम करदाशी बिना कारण पूछे ही घुटने टेक देगी। लेकिन फिर भी शिवा ने कठोरता से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से देश से हो या फिर तुम लोग किसकी प्रोटेक्शन में हो। तुम्हारे लोगों ने मेरे गेस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर किम करदाशी धीरे से खड़ी हुई और उसने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसा आप कहें। फिर उसने बेंगलोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, आप सभी को परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ और हम लोग आपके नुकसान की भरपाई भी करेंगे। इतना कहने के बाद वो पलट कर वहाँ से जाने लगी।
उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी और ही इंसान ने अभी अभी घुटने टेके थे, और उसने तो ऐसा कोई भी काम किया ही नहीं। वो दोनों जापानीज स्टूडेंट समझ चुके थे कि अब उन्हें माफी मिल गई है, इसलिए उन्होंने अपने तीसरे साथी को उठाने में मदद की। फिर वो भी अपनी लीडर के पीछे पीछे चल दिए। लेकिन रास्ते में अचानक से किम करदाशी को कुछ याद आया और उसने पलटकर शिवा की तरफ देखा। फिर उसने शांति से कहा, वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गई। खैर छोड़ो, कल चैंपियनशिप में बेंगलोर यूनिवर्सिटी के साथ आप भी आइएगा। मुझे उम्मीद है कि हम वहां पर दोबारा मिल पाएंगे। ये कहकर वो बिना शिवा का जवाब सुने वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक से तालियों की आवाज सुनाई दी। सभी शिवा की तारीफ करने लगे और उनमें से कुछ लोग तो शिवा को अविश्वास से देखने लगे। शिवा ने आज 3 जापानीज मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को हरा दिया था, जिस वजह से बेशक उसकी इज्जत सभी स्टूडेंट्स और वहां मौजूद टीचर्स की नजरों में काफी बढ़ गई थी। जापानीज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उन्हें काफी परेशान किया था, लेकिन आज आखिरकार वो अपना गुस्सा उन पर निकालने में कामयाब रहे। लेकिन उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिवा इतना ताकतवर होगा कि एक ही हमले में उन तीनों को हरा देगा। इसीलिए वो सभी शिवा की तारीफ में कहने लगे, शिवा कितना ताकतवर है, ये तो हमारे कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बेशक इसमें भी कोई पूछने की बात है, अगर हमारी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो शिवा सबसे ताकतवर है। मुझे तो मीनाक्षी से जलन हो रही है। उसके पास इतना ताकतवर भाई है जो हर वक्त उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद होता है। ऐसे ही वो सभी शिवा की तारीफ करने लगे। वहीं उन सभी की तारीफें सुनकर मीनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तब खुशी भी हो रही थी और साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वो कितनी किस्मत वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो अपने भाई की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती थी। बहरहाल वहां मौजूद कुछ लोग स्वाभाविक रूप से करुणेश के लिए काफी बुरा महसूस कर रहे थे, क्योंकि करुणेश को उन जापानीज स्टूडेंट्स ने बुरी तरह से घायल कर दिया था। फिर भी करुणेश ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। ये देखकर शिवा धीरे से उसके सामने आया। फिर वो अपनी तीखी नजरों से करुणेश को घूरने लगा। वहीं करुणेश में शिवा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने अपना सर नीचे झुका लिया। ये देखने के बाद शिवा ने कठोरता से कहा, आज तुम्हारी ये छोटी सी चोट तुम्हारे लिए एक सबक है। भविष्य में कभी भी मेरे सामने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। शिवा की ये बात सुनकर करुणेश बुरी तरह से कांप उठा और काफी हड़बड़ाने लगा। वो सोचने लगा कि क्या शिवा को उसके इरादों के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधा अपना सर हाँ में हिला दिया। शिवा ने भी मामले को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार आज उसने मनसा नागेश्वरी के कहने पर यह पार्टी रखी थी, लेकिन उस पार्टी के लिए हॉल उसी जगह पर बुक किया गया जहां पर बहुत सारे फॉरेनर्स ठहरे हुए थे। इसलिए कहा जा सकता है कि जानबूझकर ये पार्टी वहां पर रखी गई थी। नहीं तो करुणेश, जो खुद को काफी सुपीरियर समझता है, वो आखिर इस पार्टी में बिन बुलाया मेहमान बनकर क्यों आता? बेशक वो शिवा को इस सब में शामिल करना चाहता था, नहीं तो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। अभी शिवा इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक टीचर ने कहा, स्टूडेंट शिवा, इस जापानीज यूनिवर्सिटी के लोग साधारण नहीं। लगता है कल वो हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करेंगे। असल में कल मार्शल आर्ट कंपटीशन है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी हिस्सा लोगे। उनकी ये बात सुनकर शिवा ने एक नजर उनके हाथ में बंधे प्लास्टर की तरफ देखा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने आखिर क्या किया था। शिवा के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत बचाना चाहते थे, पर क्योंकि शिवा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इसलिए उसे भी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। ये सोचते हुए शिवा ने गंभीरता से कहा, कल अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर आऊंगा। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना तो वो तुरंत खुश हो गए और उन्होंने उत्सुक लगते हुए कहा, ठीक है, फिर कल सुबह 10 बजे कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट में आ जाना। असल में शिवा उनके हुक्म का इक्का था। वो पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर था। वैसे तो उनकी यूनिवर्सिटी में मौजूद बाकी लोग भी कमजोर नहीं थे, लेकिन शिवा के कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उनके जीतने के चांसेस 100 गुना बढ़ जाएंगे।
इस बारे में सोचते हुए अचानक से एक स्टूडेंट ने कहा, अब जब शिवा मान गया है तो क्यों ना किसी और जगह पर जाकर पार्टी एंजॉय करें। दरअसल भले ही वो जगह काफी शानदार और अच्छी थी, लेकिन शिवा की वजह से अब वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वहां पर पार्टी जारी रखना मुश्किल था। हालांकि इससे पहले कोई कुछ और कहता। एक तेज आवाज सभी को सुनाई थी, माफ करना लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते। उस समय पर कुछ सूट पहने लोग भीड़ से निकलकर सामने आए। वो सभी काफी लंबे और हट्टे कट्टे थे। उनकी बाजुएं बेहद ताकतवर लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनका शरीर लोहे से बना हो। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज उनके सूट की बाजू पर बना चिन्ह था। उस चिन्ह में 2 तलवारें क्रॉस करती हुई बनी थी जो काफी भयानक लग रही थी। उस चिन्ह को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और उनमें से किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। असल में वो चिन्ह विश्व शांति सेना का था, जिसका मतलब साफ था कि उनके सामने मौजूद लोग लॉ एनफोर्समेंट टीम में से थे। भारत देश में अगर सबसे ताकतवर लोगों की बात की जाए तो हमेशा आचार्य काल दृष्टि और आचार्य योग माया का नाम सुनने में जरूर आता था। आचार्य काल दृष्टि टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लीडर थे और आचार्य योग माया विश्व शांति सेना की लीडर थी। लेकिन आचार्य योग माया की लॉ एनफोर्समेंट टीम आचार्य काल दृष्टि की टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग से अलग थी। आचार्य काल दृष्टि का टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग दक्षिण भारत में राज करता था और आचार्य योग माया उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। उनकी विश्व शांति सेना का संपर्क सीधा सरकार के साथ था। आखिर कौन है ये आचार्य योग माया और उनके विश्व शांति सेना के कॉन्टैक्ट्स इतने ऊंचे कैसे थे? आखिर आचार्य योग माया की लॉ एनफोर्समेंट टीम अचानक से को काबू करने की हिम्मत दिखाई थी। उनकी वजह से 7 आश्रमों के लोगों ने एक संधि की थी, इसीलिए तो उनकी लॉ एनफोर्समेंट टीम बनी थी। आचार्य योग माया की लॉ एनफोर्समेंट टीम के पास कानूनी हक थे जो वो कलरीपयट्टू करने वाले सभी लोगों पर लागू करवाती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो आचार्य योग माया की लॉ एनफोर्समेंट टीम आम लोगों के लिए कानून नहीं बनाती थी, बल्कि वो पूरे भारत देश में कलरीपयट्टू और दिव्य तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कानून के दायरे में बांधती थी ताकि शांति बनी रहे। बहरहाल पार्टी हॉल में पहुंचने के बाद लॉ एनफोर्समेंट टीम ने एक नजर वहां मौजूद सभी लोगों को देखा, फिर वो सीधा शिवा की तरफ बढ़ गए। उस समय लॉ एनफोर्समेंट टीम का रिप्रेजेंटेटिव शिवा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वो इंसान शिवा से लंबाई में थोड़ा ऊंचा था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। हालांकि इस बात को नजरअंदाज करते हुए उस आदमी ने कहा, मिस्टर शिवा शास्त्री, मैं लॉ एनफोर्समेंट टीम का 5 स्टार फर्स्ट लेफ्टिनेंट अभिमन्यु रेड्डी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। ये कहते वक्त अभिमन्यु रेड्डी न ज्यादा घमंडी लग रहा था और न ही ज्यादा विनम्र, लेकिन उसने एक तरीके से शिवा को उसके साथ चलने के लिए हुक्म दिया था। उसने शिवा से पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसके पास बात करने का वक्त भी है या नहीं। वहीं दूसरी ओर शिवा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो जानता था कि कभी न कभी लॉ एनफोर्समेंट टीम से उसका सामना जरूर होगा, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर लॉ एनफोर्समेंट टीम को उससे अभी क्या बात करनी है। इसलिए उसने बिना अपने दिमाग को तकलीफ दिए हुए सीधे पूछा, आप लोग मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं, बताइए। ये सुनकर अभिमन्यु रेड्डी ने आसपास देखा और पाया कि वहां पर बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाकी लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो दरवाजे के बाहर से अंदर झांकने की भी कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे देशों के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। इसलिए उसने गंभीरता से कहा, यहाँ बात करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। उसके शब्दों का बहुत गहरा मतलब था और वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि एक बार लॉ एनफोर्समेंट टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो आसानी से जाने नहीं देगी, और अगर कोई वापस रिहा भी हो गया तब भी वो पूरी तरह से सही सलामत नहीं होगा। इसीलिए वो समझ गए कि इस बार मामला बेहद बड़ा हो गया है। शिवा ने विदेश से आए कुछ लोगों को बेंगलोर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में पीट डाला था, जिस वजह से बेशक कलरीपयट्टू की दुनिया में उथल पुथल मच गई थी और ऐसा
लॉ एनफोर्समेंट टीम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस बारे में सोचते हुए सबसे पहले करुणेश कलंदरी भट्ट ने आगे आकर कहा, लेफ्टिनेंट रेड्डी, जैसा आपने देखा वैसा कुछ भी नहीं। उन जापानीज स्टूडेंट्स ने ही लड़ाई शुरू की, लेकिन शिवा ने नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की। इसके अलावा उन लोगों ने माफी मांग ली है, यानी ये मामला सुलझ गया है। असल में करुणेश कलंदरी भट्ट बेंगलोर के सबसे शक्तिशाली 4 खानदानों में से एक का सदस्य होने के कारण अक्सर लॉ एनफोर्समेंट टीम के लोगों से मिलता था, इसीलिए वो बाकियों जितना घबराया हुआ नहीं था। वहीं मनसा नागेश्वरी को भी बाकी स्टूडेंट्स जितना डर नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने भी आगे आकर कहा, आपकी लॉ एनफोर्समेंट टीम को कम से कम परिस्थिति का ध्यान देना चाहिए। अभी शिवा और हम सब व्यस्त हैं, इसलिए वो आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। अभिमन्यु रेड्डी ने यह सुना तो वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था कि कोई लॉ एनफोर्समेंट टीम के साथ जाने से इनकार कर दे। इस वजह से उसने सख्त आवाज में कहा, क्या आप लॉ एनफोर्समेंट टीम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? यह सुनकर करुणेश कलंदरी भट्ट के चेहरे के भाव बदल गए और वो थोड़ा हिचकिचाने लगा, लेकिन मनसा नागेश्वरी बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने गुरूर के साथ कहा, हम आज यहाँ पर केवल खाना खाने और एंजॉय करने आए थे, लेकिन उन विदेशी लोगों ने बिना वजह हमें परेशान किया और तब आपकी लॉ एनफोर्समेंट टीम ने कुछ भी नहीं किया। और अब आप हम में से किसी एक को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी को ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन उससे पहले महादेवी अवंतिका से कहिए कि वो खुद हमारी यूनिवर्सिटी में आए और मुझसे इस बारे में बात करें। अब जाइए, जाकर उन्हें बता दीजिए कि मैंने यानी मनसा नागेश्वरी ने कहा है। उस समय मनसा नागेश्वरी की बात सुनकर लॉ एनफोर्समेंट टीम के लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उन्होंने अजीब तरीके से मनसा नागेश्वरी को देखा। वो कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अभिमन्यु रेड्डी ने चेहरे पर अजीब भावों के साथ अपना सर हिलाया, फिर पलटकर शिवा की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज आपसे बात करने का ठीक समय नहीं। कल हमारी सीनियर महादेवी अवंतिका खुद आपसे मिलने आएंगी। इतना कहने के बाद अभिमन्यु रेड्डी और लॉ एनफोर्समेंट टीम के बाकी लोग पलटकर वहां से चले गए। ये देखकर शिवा को काफी ज्यादा अजीब लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉ एनफोर्समेंट टीम केवल बातों की शेर क्यों लग रही है। शिवा को शक होने लगा कि क्या सच में जिन लोगों से वो अभी मिला वो विश्व शांति सेना के लोग थे। लेकिन वो क्या सोच रहा था, इस बात से अनजान मनसा नागेश्वरी ने एक राहत की सांस ली, मानो जैसे अभी अभी उसने कोई बड़ी जंग लड़ी हो। फिर उसने शांति से कहा, अच्छा हुआ कि बात नहीं बिगड़ी। जब शिवा ने सुना तो उसने उत्सुकता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा इतना नाम है। वैसे ये महादेवी अवंतिका कौन है? ये सुनकर मनसा नागेश्वरी ने चेहरे पर गंभीर भावों के साथ कहा, वह अभी लॉ एनफोर्समेंट टीम में मौजूद सबसे ताकतवर ऑफिसर है। वो एक 7 स्टार जनरल हैं और आचार्य योग माया के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। मैंने सुना है कि पिछले 2 सालों में बहुत सारी जिम्मेदारियां महादेवी अवंतिका पर छोड़ दी गई। उसकी ये बात सुनकर बाकी सबके चेहरों के भाव बदसूरत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लॉ एनफोर्समेंट टीम वहां पर आई थी तो बेशक हाय हेलो कहने नहीं आई होगी। इसी वजह से मनसा नागेश्वरी ने सुझाव देते हुए कहा, शिवा, तुम आज रात के लिए कहीं छुप क्यों नहीं जाते? शिवा ने जैसे ही ये सुना तो वो हंसने लगा। फिर उसने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ देखा। वहां मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर्स के चेहरे के भाव काफी गंभीर लग रहे थे, जैसे वो मजाक नहीं कर रहे हैं। ये देखकर शिवा ने बेफिक्री से कहा, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो शिवा शास्त्री को डरा सके। उस समय स्वाभाविक रूप से बाकी सब शिवा के स्वभाव के बारे में समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट टीम के अचानक वहां आ जाने के कारण उनका मूड खराब हो गया, इसलिए उन्होंने पार्टी को जारी नहीं रखा, बल्कि कुछ देर बाद सभी एक एक कर वहां से जाने लगे। शिवा ने भी इस मामले को दिल पर नहीं लिया। वो और मीनाक्षी सीधा घर की तरफ चले गए, लेकिन घर जाते वक्त मीनाक्षी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा। ये देखकर शिवा को लगा कि शायद मीनाक्षी अब भी परेशान है, इसलिए उसने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। पर मीनाक्षी ने गंभीरता से कहा, मुझे भी कलरीपयट्टू सीखना है। यह सुनकर शिवा ने बेशक अपनी बहन को मना नहीं किया। अगली सुबह
शिवा अपनी साधना में लग गया। अब शिवा की शारीरिक ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसे हर दिन सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक आत्मीय तरीके से ताकतवर नहीं हुआ था और लगातार साधना करने के बावजूद उसकी आत्मीय ऊर्जा नहीं बढ़ रही थी। ये देखकर शिवा ने गंभीरता से कहा, लगता है मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। धरती के शुद्ध सत्व से अब कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। शायद अब मुझे कोयम्बटूर शहर जाकर वहां मौजूद बरगद के पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़ों की मदद लेनी होगी। वैसे जल्दी ही छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो मैं वापस कोयम्बटूर शहर जा सकता हूँ। शिवा को कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी आज तो उसे बेंगलोर यूनिवर्सिटी में जाकर कंपटीशन में हिस्सा लेना था, क्योंकि उसने सभी से वादा जो किया था, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कंपटीशन छोटा है या फिर बड़ा, उसे अपना वादा तो निभाना ही था। इसलिए शिवा यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ा। जब शिवा कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सब आज हो रहे कंपटीशन को देखने के लिए कितने उत्सुक थे। आज उनकी यूनिवर्सिटी और दूसरे देश की यूनिवर्सिटी से आए लोगों के बीच कंपटीशन होने वाला था। लेकिन जब शिवा ने उन सभी स्टूडेंट्स को देखा तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने दांत पीस रहे थे और काफी जोश से भरे हुए लग रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि आज जीतने के आसार किसके थे, लेकिन फिर भी वो पूरे जोश के साथ कह रहे थे, आज हम किसी भी हाल में हार नहीं सकते। इस बार भी हम दूसरे देश के आए लोगों से बहुत पीछे। देखो, जापान से आए वो 3 निंजास कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहे। अरे जापान से आए निंजास को छोड़ो, सन एम्पायर के लोगों की तकनीक बेहद भयानक है। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ताकतवर हैं। हाँ, सही कहा। मैंने सुना है कि जापान से आए निंजास वहाँ के टॉप लेवल निंजा हैं। 3 दिन पहले जब वो लड़ाई के लिए आए थे तो उन्होंने हमारे 4th ईयर के सीनियर को केवल एक हमले में हरा दिया था। इसके अलावा सन एम्पायर के स्टूडेंट्स भी कितने भयानक हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि वो खुद को नर भेड़िया और वैम्पायर के वंशज कहते हैं और उनके खास तकनीक इन्हीं से जुड़ी है, इसलिए इनसे निपटना तो और भी मुश्किल है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग एक साथ 15-20 लोगों से निपट सकते हैं। और जरा टायरो एम्पायर के लोगों को तो देखो, वो ना ही इंसान लग रहे हैं और ना ही भूत। पता नहीं कहां से आए। अगर भटमट आश्रम से आए हमारे एक सीनियर ने 3 दिन पहले कंपटीशन में हिस्सा ना लिया होता तो हम अब तक बुरी तरह से हार चुके होते। ऐसे ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। उन्हें सुनकर साफ पता चल रहा था कि उनके विरोधी बेहद ताकतवर थे। इसी बारे में सोचते हुए किसी ने गहरी सांस लेकर कहा, वैसे 3 साल पहले जब आचार्य योग माया बेंगलोर में थी, क्या तब भी ये सारे विदेशी लोग इतना उड़ने की हिम्मत करते थे? खास करके वो जज। यहाँ तक कि उन्होंने तो हमारे कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के टीचर्स को भी बहुत बुरी तरीके से मारा। ये लोग सच में बेहद घमंडी है। यार, हमारी यूनिवर्सिटी सच में बेहद डरपोक है और जो रेफरी आए हैं उनका बैकग्राउंड बेहद भयानक है। लेकिन हम लॉ एनफोर्समेंट टीम के लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते हैं? आखिर हमें इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? आखिर ये किस तरह का कंपटीशन था और सभी लोगों को वहां के जजेस और रेफरीज इतने पक्षपाती क्यों लग रहे थे? कहां से आए थे विदेशी स्टूडेंट्स और उनकी बेंगलोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से क्या करें? शिवा की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। लॉ एनफोर्समेंट टीम ऐसे मामलों में दखल नहीं देती। वैसे भी एक यूनिवर्सिटी का कंपटीशन है, इसलिए आज हम केवल अपने सीनियर जीवन और सीनियर मिस नागेश्वरी पर उम्मीद टिका सकते हैं। वैसे मैंने सुना है कि सीनियर राजेंद्र नायर खास तौर पर लॉ एनफोर्समेंट टीम से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए। क्या कहा? सीनियर राजेंद्र नायर यहाँ पर आए? अब हमारे जीतने के चांसेस हैं। देखना, अब इन सभी विदेशी लोगों का भरता बनाने में कितना मजा आएगा। उस समय पर सभी स्टूडेंट्स राजेंद्र नायर का नाम सुनकर बेहद खुश हो गए और जल्दी से ऑडियंस एरिया में बैठने लगे। तब मीनाक्षी और शिवा भी वहीं पर खड़े थे, इसलिए उन्होंने भी ये नाम सुन लिया था। मीनाक्षी ने उस नाम को सुनने के बाद तुरंत कहा, भाई मैंने इस राजेंद्र नायर का नाम पहले भी सुना है। वैसे तो वो कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट का 4th ईयर स्टूडेंट है, लेकिन 3rd ईयर में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, इसीलिए उसे लॉ एनफोर्समेंट टीम की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। स्पेशल ट्रेनिंग पास करने के बाद वो लॉ एनफोर्समेंट टीम में चला गया।
ये सुनकर शिवा ने शांति से कहा, लगता है वो सच में काबिल है। शिवा की ये बात सुनकर मीनाक्षी ने उसे और जानकारी देते हुए कहा, वैसे जो सीनियर मिस नागेश्वरी हैं उनका पूरा नाम अशोक सुंदरी नागेश्वरी है। वो मनसा नागेश्वरी की बड़ी बहन है। भले ही वो एक लड़की हैं, लेकिन उनकी कलरीपयट्टू की कला बेहद भयानक है। कहा जाता है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी स्टूडेंट हैं और इस बार कंपटीशन में वो भी हिस्सा ले रही हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा सतर्क हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मनसा नागेश्वरी की एक बड़ी बहन भी है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उससे मिलने के बाद भी शिवा को खून के रिश्ते का अनुभव होगा? इस बारे में सोचते हुए शिवा और मीनाक्षी भी ऑडियंस एरिया की तरफ बढ़ गए। ये कंपटीशन यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में हो रहा था। वो स्टेडियम बहुत बड़ा था और उस जगह पर कम से कम 10,000 लोग बैठ सकते थे। आमतौर पर उस जगह कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अभ्यास करते रहते थे, लेकिन आज कंपटीशन की वजह से वो जगह काफी अलग लग रही थी। मीनाक्षी और शिवा को कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के एक टीचर ने खास अपने पास वाली जगह दी थी ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना। उस समय पर टीचर्स के साथ मनसा नागेश्वरी, करुणेश कलंदरी भट्ट, उर्वशी और बाकी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो शिवा का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शिवा को देखने के बाद उन सभी ने एक राहत की सांस ली। फिर मनसा नागेश्वरी ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, शिवा, मीनाक्षी, इधर आके बैठो। शिवा ने कोई ऐतराज नहीं जताया और उनके पास जाकर बैठ गया। तब वहां मौजूद एक टीचर ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, शिवा, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। अब मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। वैसे मुझे धरती के शुद्ध सत्व की बोतल देने के लिए शुक्रिया। वो सच में काफी फायदेमंद रहा। मेरे हाथ की हड्डियां अब दर्द नहीं कर रही हैं और आज सुबह जब डॉक्टर ने मेरी चोटों पर ड्रेसिंग की तो उन्होंने भी फास्ट रिकवरी के लिए मेरी बहुत तारीफ की, पर इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, इसलिए शुक्रिया। ये सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। अभी शिवा ने इतना ही कहा था कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। इसलिए शिवा ने पलटकर दूसरी तरफ देखा। तब उसने अपने सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसने बिल्कुल समुराई की तरह कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो और कोई नहीं बल्कि जापान से आई किम करदाशी थी। आज उसका बर्ताव कल के मुकाबले काफी बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी और वो कल से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि शिवा भी उसकी तरफ ही देख रहा है तो वो अपनी नजरें हटाने के बजाय एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ शिवा को देखने लगी। लेकिन उसे देखने के बाद ये बता पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही। वहीं किम करदाशी के बगल में 3 निंजा बैठे हुए थे। वो सभी दिखने में बाकियों से अलग लग रहे थे। उस समय बाकी सभी कंपटीशन को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, मानो जैसे उन्हें बाहरी दुनिया से कोई फर्क ही ना पड़ता। यहाँ तक कि उनके बेहद दूर होने के बाद भी शिवा को तीनों से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से शिवा आसानी से बता सकता था कि ये 3 निंजा कल पार्टी में वाले निंजास से अलग थे। वो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। शिवा भी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी मनसा नागेश्वरी ने उन्हें देखते हुए कहा, ये वही जापानीज निंजा हैं जिन्होंने 3 दिन पहले हमारे लोगों को बुरी तरह से मारा था। ये सभी बेहद भयानक विरोधी हैं। ये सुनकर शिवा ने अपना सर हिलाया। फिर जब उसने दूसरी तरफ देखा तो 2 और असामान्य लोग ऑडियंस एरिया में बैठे हुए थे। उनकी लंबाई और त्वचा का रंग देखकर पहचाना जा सकता था कि वो सन एम्पायर के लोग थे। उनके अलावा वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्होंने सालों से सूरज को ना देखा। और कुछ तो ऐसे थे जिनकी आंखों में दरिंदगी नजर आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो खुद को काबू नहीं कर पाएंगे और किसी भी पल भेड़िए की तरह वहां मौजूद लोगों पर झपट पड़ेंगे। वो कोई और नहीं, नर भेड़िया और वैम्पायर के वंशज कहलाने वाले लोग थे। उन लोगों के बारे में थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे। आखिरकार वैम्पायर और नर भेड़िया असल में कैसे हो सकते हैं? इसलिए सभी को लग रहा था कि किसी विशेष तकनीक की मदद से उनका स्वभाव और बर्ताव
बिल्कुल वैसा लग रहा है। लेकिन शिवा ने नागलोक में बिताए अपने 2000 सालों के जीवन काल में अनगिनत जीवों को देखा था और उसे बहुत सारी तकनीकों के बारे में पता था। इसीलिए अपने सामने मौजूद योद्धाओं को देखने के बाद वह पहचान गया कि उन लोगों ने बहुत सारे जीवों की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनसे बेहद दूरी पर होने के बाद भी शिवा उनकी जंगली जानवरों जैसी आभा महसूस कर पा रहा था। आखिरी बार शिवा ने ऐसी आभा भैरवी की सुनहरी लोमड़ी से महसूस की थी, जिस बारे में सोचते हुए शिवा ने खुद से ही कहा, ये लोग सामान्य नहीं है। फिर शिवा की नजर तीसरे सेक्शन में बैठे लोगों पर गई, जहां टाओ एम्पायर के लोग मौजूद थे। उन लोगों ने बहुत सामान्य कपड़े पहने थे। उनके कपड़े काफी पुराने और गंदे लग रहे थे और उनसे कोई भी ताकतवर ऊर्जा आती हुई महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उनके हाथ, गर्दन और चेहरे पर अजीब अजीब से टैटू मौजूद थे। उन सभी को देखने के बाद शिवा को याद आया कि उनके कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के सबसे ताकतवर टीचर का शक्ति स्तर और स्टूडेंट्स का शक्ति स्तर क्या था। उन लोगों के स्तर को देखा जाए तो शिवा को डर था कि इस कंपटीशन में उनमें से कोई भी जीतने के लायक नहीं। इस बारे में सोचते हुए शिवा समझ गया कि आखिर उन्होंने कल रात उसे राजी करने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया था। शिवा भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मीनाक्षी ने उत्सुक लगते हुए पूछा, भैया आपको क्या लगता है इस बार हम जीत पाएंगे? मुझे लगता है ये सभी लोग काफी ताकतवर हैं। मीनाक्षी का सवाल सुनकर शिवा ने शांति से कहा, मुझे नहीं लगता कि जीतने के ज्यादा चांस है। अभी शिवा ने इतना ही कहा था कि तभी एक कठोर लेकिन लड़की की आवाज शिवा के पीछे से आई, ऐसी बकवास करने वाले तुम होते कौन हो? उस लड़की की बात सुनकर साफ पता चल रहा था कि शिवा के शब्दों से वो नाराज हो गई थी। लेकिन शिवा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पलट कर उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की के बाल लड़कों जैसे थे और उसने कपड़े भी लड़कों जैसे पहन रखे थे, जिस वजह से एक पल के लिए कोई भी भ्रमित हो सकता था कि उसके सामने खड़ा इंसान लड़का है या लड़की। उसका शरीर के आसपास मौजूद आभा बहुत शक्तिशाली थी। शायद इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स उसे अशोक ब्रो भी बुला रहे थे। ये सुनकर शिवा पहचान गया कि वो मनसा नागेश्वरी की बड़ी बहन अशोक सुंदरी नागेश्वरी है। इस साल माना जा रहा था कि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बहरहाल शिवा कोई फालतू परेशानी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने शांति से कहा, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं तो बस अपना मत बता रहा था। जब अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने सुना तो उसने गंभीरता से कहा, क्या कहा? केवल मत दे रहे थे? पुराने वक्त में ऐसे बकवास मत देने को संगीन जुर्म माना जाता था और सीधा गला काट दिया जाता था। आज हम बैंगलोर यूनिवर्सिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, या यूं कहीं पूरे भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के शुरू होने से पहले तुम कह रहे हो कि हम जीत नहीं पाएंगे। सभी लोग कान खोलकर सुन लो, ये मेरी चेतावनी है। आज किसी भी हाल में हम जीतेंगे। भले ही हमारे विरोधी निंजा और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कलरीपयट्टू ताकतवर नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई और भी इस लड़के की तरह सोचता है, अगर किसी और को भी लगता है कि ये विदेशी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो विदेशी चमचे मेरे सामने आ जाएं, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते वक्त अशोक सुंदरी नागेश्वरी काफी भयानक लग रही थी। उसके शब्द इतने कठोर थे कि वहां मौजूद कोई भी इंसान कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन मीनाक्षी ने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि अशोक सुंदरी नागेश्वरी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। वो वहां मौजूद सभी लोगों को भड़का रही थी। इसीलिए मीनाक्षी ने बिना डरे कहा, सीनियर मिस नागेश्वरी, आप बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हैं। हम बस कंपटीशन के परिणाम का अंदाजा लगा रहे हैं। क्या आपने पहले से ही इस बात का अंदाजा नहीं लगाया है? फिर आप मेरे भाई को कैसे कुछ कह सकती हैं? आप एक तरह से मेरे भाई को बाहर वाला कह रही हैं, इसलिए आप अभी के अभी माफी मांगिए। ये सुनने के बाद मनसा नागेश्वरी ने भी हल्का खांसते हुए कहा, दीदी, ये शिवा और मीनाक्षी, ये दोनों ऐसे लोग नहीं हैं जो फालतू में कुछ कहें। आपको गलतफहमी हो गई। मनसा नागेश्वरी की बात सुनकर अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने कठोरता से कहा,
मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर किसी ने भी कंपटीशन से पहले मेरे या फिर बाकियों के आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश की तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जरा इसे देखो, इसे खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर भरोसा नहीं है। फिर आखिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे? उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद किसी भी इंसान ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वहीं शिवा बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए अशोक सुंदरी नागेश्वरी की तरफ देखा और कहा, मुझ जैसे भारी इंसान के शब्द तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा विश्वास ही कमजोर है। वैसे अगर तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं है कि हमारे जीतने के आसार नहीं है, तो मैं एक और बार कहता हूँ, इस बार तुम लोग बेशक हारोगे। आखिर शिवा के कहने का मतलब क्या था, और वो ये सब कहकर बात क्यों बढ़ा रहा था? आखिर कौन है ये अशोक सुंदरी नागेश्वरी, और क्या मनसा नागेश्वरी की तरह इसका भी शिवा के साथ कोई खून का रिश्ता है? क्या शिवा इस कंपटीशन में भाग लेगा? अगर हाँ, तो आखिर क्या होगा इस कंपटीशन का अंजाम? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड। अपनी बात कहने के बाद महंत वायु ने अपने हाथ से ही पल उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम? आज सुनी तो वो हैरान हो गई। फिर अगले ही पल उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम? असल में उसे लगा था कि शिवा हार कर उससे माफी मांग लेगा, लेकिन उसने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि शिवा उसे और उकसाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो तो शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन करुणेश कलंदरी भट्ट और मनसा नागेश्वरी ने उसे तुरंत रोक लिया। बाकी सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उनके रास्ते में खड़े हो गए। फिर उन्होंने अशोक सुंदरी नागेश्वरी को मनाने के लिए कहा, गुस्सा मत करो, प्लीज शांत हो जाओ, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। हाँ सही कहा, शिवा का स्वभाव ही ऐसा, इसलिए तुम गुस्सा मत करो, नहीं तो विदेश से आए लोगों के सामने हमारा मजाक बन जाएगा। असल में वो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स शिवा से मिलकर उसके स्वभाव को थोड़ा समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने शिवा को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर शिवा गुस्सा हो गया तो परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए वो अशोक सुंदरी नागेश्वरी को गुस्सा करने से रोक रही थी। वहीं अशोक सुंदरी नागेश्वरी उन सभी की बात सुनकर रुक गई। फिर उसकी नजर विदेश से आए लोगों पर गई, जिन्हें देखने के बाद वो अपने दांत पीसने लगी। उसी समय अचानक से पूरे स्टेडियम में गाना बजने लगा। फिर कंपटीशन के होस्ट ने सभी को शांत होने को कहा। ये देखकर अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने शिवा को घूरा। फिर वो वहां से नीचे की तरफ चली गई, जहां पर बैठे कुछ स्टूडेंट्स ने उसे देखकर अपना सर हिलाया। वहीं उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक जवान, शांत और हट्टा कट्टा नौजवान बैठा हुआ था। उसने अशोक सुंदरी नागेश्वरी के चेहरे के अजीब भाव देखकर शांति से कहा, मैदान में जाने से पहले ज्यादा बेसब्र मत हो। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें सारी बातें समझाने की जरूरत होनी चाहिए। उस इंसान की बात सुनकर अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने फौरन उस इंसान की तरफ आदर के साथ देखा और हाँ में सर हिलाया। उसके सामने बैठा वो इंसान कोई और नहीं, राजेंद्र नायर था, जो अभी अभी लॉ एनफोर्समेंट टीम से वापस आया था। आज के कंपटीशन में उनके पास सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा वही था। इस बारे में सोचते हुए अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया सीनियर, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसी समय होस्ट ने भी कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए पहले इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही कंपटीशन का एक राउंड हुआ था, जिस कारण ज्यादातर लोगों को सारी बातें पता थी। फिर भी होस्ट ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ जोशीली आवाज में कहा, आज यहाँ पर 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। पिछली बार का कंपटीशन जीतने के बाद 8 में से 4 कंट्रीज इस राउंड में पहुंची, इसीलिए पहले तो चारों कंट्रीज को बहुत बहुत बधाई। वैसे मुझे लगता है कि आज सभी कंपटीशन के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए पहले मैं हमारे दोनों रेफरीज को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, ताकि वो कंपटीशन के रूल्स सभी को समझा दें। हमारे पहले रेफरी हैं यूनाइटेड नेशन के दिव्य गिरिजा संप्रदाय से महंत वाई। होस्ट के इतना कहते ही वहां पर एक लंबा हट्टा कट्टा विदेशी आदमी आया।
वैसे तो उसके इंट्रोडक्शन में उसे दिव्य गिरजा संप्रदाय का महंत बताया गया था, लेकिन उसने अपनी दिव्य गिरजा संप्रदाय की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि एक महंगा सूट पहन रखा था। हालांकि उसकी छाती पर एक सुनहरा चिन्ह था जो दिव्य गिरजा संप्रदाय को दर्शाता था। महंत वायु चलते हुए सबके सामने मैदान में आया। फिर उसकी नजरें पूरी भीड़ पर गई। उसके बाद उसने गंभीरता से इंग्लिश में कहा, मैं अभी भी केवल दिव्य गिरिजा संप्रदाय का एक अधिकारी हूँ। अभी तक महंत के तौर पर मेरी पहचान को सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए कोई भी गलत ना समझे। जब होस्ट ने सुना तो वो हंसने लगा। बेशक उसे अंदर की खबर पता थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि दिव्य गिरिजा संप्रदाय के महागुरु को आपका नाम दे दिया गया है, जिसका मतलब साफ है कि 2 महीने में आप महंत बन जाएंगे। इसीलिए मैं पहले ही आपको इस नाम से बुला रहा हूँ। चलिए बातें बहुत हो गई, अब बारी है दूसरे रेफरी को बुलाने की। दिव्य गिरिजा संप्रदाय से महंत मारुत। होस्ट के इतना कहते ही एक और इंसान वहां पर आया। महंत मारुत ने भी महंत वायु की तरह सूट पहना था और उनकी छाती पर वैसा ही चिन्ह था। बहरहाल महंत मारुत आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो शांति से अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने सम्मान के तौर पर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। तभी होस्ट ने माइक उन दोनों को देते हुए कहा, चलिए अब हमारे दोनों रेफरी अगर सबको रूल्स बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी माइक को नहीं पकड़ा, बल्कि वो दोनों बस माइक के थोड़ा करीब आए। फिर उन्होंने अपना गला साफ किया। उसके बाद महंत वायु ने शांति से कहा, हिंदी में एक पुरानी कहावत है, विद्वानों की दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता और योद्धाओं की दुनिया में कोई भी द्वितीय नहीं होता। आज यहाँ पर 4 देशों के लोग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और चारों देशों से 5-5 योद्धा लड़ने आ सकते हैं। सभी एक दूसरे को चुनौती देंगे और मैदान में आकर लड़ाई करेंगे, जिसके बाद आखिर में जो मैदान में बचेगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। इस मुकाबले में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके का मार्शल आर्ट या लड़ने की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें। इतना कहने के बाद वो रेफरी की हैंगिंग बॉल के पास गए। फिर उन्होंने उसे तेजी से बजाया और अपनी कर्कश आवाज में कहा, अगर जरूरत पड़े तो इस मुकाबले में आप लोग हार मान सकते हैं। बस मैदान में आपको तेज आवाज में चिल्लाकर कहना है कि आप हार मानते हैं, जिसके बाद हम ये बेल बजाएंगे और मुकाबला रुक जाएगा। अगर कोई भी बेल बजने के बाद नहीं रुका तो पनिशमेंट के तौर पर उस यूनिवर्सिटी को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सबको बेल की कमांड सुननी होगी। वहां मौजूद आधे से ज्यादातर लोग पहले से ही रूल्स जानते थे, लेकिन इस बार दिव्य गिरिजा संप्रदाय के महंत वहां पर आए थे। इसलिए सभी काफी उत्सुक हो गए, क्योंकि वो लोग विदेश में दिव्य गिरिजा संप्रदाय के दबदबे के बारे में अच्छे से जानते थे। इस वजह से अचानक से वहां पर किसी महंत का आना काफी आश्चर्यजनक था। लेकिन आखिर वो लोग अचानक से इस जगह पर क्यों आए थे? सभी इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब मुकाबला शुरू होने वाला था, इसीलिए किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। दोनों रेफरीज ने 3 बार बेल बजाई, जिस वजह से सारे दर्शक चुप हो गए। उसके बाद एक रेफरी ने तेज आवाज में कहा, तो पहले कौन चुनौती देना चाहेगा और किसे? जैसे ही रेफरी की ये बात खत्म हुई, वैसे ही राजेंद्र नायर और अशोक सुंदरी नागेश्वरी के बगल में बैठा हुआ लड़का अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर उसने घमंडी लहजे में कहा, मैं पहले चुनौती दूंगा। यह सुनकर बेंगलोर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने उस स्टूडेंट की तरफ देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। फिर वो सभी उत्सुकता से कहने लगे, ये तो सीनियर जीवन भाई हैं, ये जीवन भाई ही हैं। जीवन भाई कितने अच्छे और बहादुर हैं। वैसे उनसे यही उम्मीद थी। मुझे लगा ही था कि सबसे पहले वही हमारी तरफ से आगे जाएंगे। असल में वो कोई और नहीं, कलरीपयट्टू महारथी जीवन था। कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट में उसकी काफी इज्जत थी। वैसे तो वो कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट में गलती से भर्ती हो गया था, लेकिन उसके बाद हर साल उसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और उसे कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा स्टूडेंट होने के लिए अवार्ड भी मिला था। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहते थे कि
4th ईयर से ग्रेजुएट होने के बाद बहुत ज्यादा चांस थे कि उसे लॉ एनफोर्समेंट टीम में शामिल कर लिया जाएगा। उन्हीं सब बातों की वजह से सभी की नजरों में जीवन की काफी ताकतवर छवि बन गई थी। उस समय सभी आपस में बातें कर रहे थे और जीवन की तारीफ कर रहे थे। तभी मनसा नागेश्वरी जो शिवा के बगल में बैठी थी, उसने गहरी सांस ली और शांति से कहा, अगर जीवन सबसे पहले लड़ाई करने जा रहा है तो पहला मैच जीतना तो पक्का है। जब शिवा ने सुना तो जीवन की तरफ देखकर उसने कहा, अच्छा तो यह है हमारा सीनियर जीवन। फिर शिवा जीवन को देखते हुए मुस्कुराने लगा। असल में यूनिवर्सिटी में खबर फैली थी कि उसके 3 दुश्मन थे। पहला, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट करुणेश कलंदरी भट्ट। दूसरी, यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की उर्वशी अनुराधा। और तीसरा, उनका सीनियर जीवन। अगर पहले 2 लोगों की बात की जाए तो शिवा और उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन शिवा ने कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के एक सबसे अच्छे टीचर को मारा था और वो जीवन का भी टीचर था। यहाँ तक कि अब भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते थे कि जीवन शिवा से बदला लेना चाहता है। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने अपने हाथों को बांध लिया, फिर सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो देखते हैं कि आखिर ये मुझसे बदला लेने के काबिल है भी या नहीं। इतना कहने के बाद शिवा गंभीरता से मैदान की तरफ देखने लगा। शिवा दूसरे देश से आए लोगों की तकनीक देखने के लिए काफी उत्सुक हो गया था। वहीं दूसरी ओर जीवन का अपनी शक्ति छुपाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी सीट से उठने के बाद कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके बाद उसने तुरंत एक जोरदार छलांग लगाई और सीधा मैदान में पहुंच गया। मैदान में आने के बाद उसने बाकी देशों से आए सभी लोगों को देखा और तेज आवाज में कहा, बताओ सबसे पहले कौन आएगा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जीवन के शब्द काफी ज्यादा घमंड से भरे हुए थे। तब भले ही उसने हिंदी भाषा में ही कहा था, लेकिन वहां मौजूद बहुत सारे लोग थोड़ी बहुत हिंदी तो जानते थे या फिर उनके पास अपने ट्रांसलेटर्स थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जीवन की बात समझ गए। तभी सन एम्पायर का नेतृत्व कर रहे एक इंसान ने खड़े होकर उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर हम लोग कितने ताकतवर हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट 5 इंच थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी जेल का कैदी हो और उसने बहुत सारे जुर्म किए हों, लेकिन दिखने में वो जितना ताकतवर लग रहा था उससे भी ज्यादा भयानक था। उसकी असली ताकत उसकी आभा से ही महसूस की जा सकती थी और इसका सबूत उसके शरीर पर मौजूद निशान भी थे जो दिखने में तलवार या चाकू से बनाए गए लग रहे थे। साथ में कुछ बुलेट के निशान भी थे। वो आदमी बिल्कुल किसी गोरिल्ला की तरह कूदकर मैदान में जीवन की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जीवन ने अपनी मुट्ठी कस ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। रही बात रेफरी की, तो वो जानते थे कि उन्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी दोनों तरफ के लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गंभीरता से कहा, इस मैदान में चोट और जान जाने की जिम्मेदारी लड़ने वाली की ही होगी। सब तैयार हो जाओ, लड़ाई शुरू होती है अब। आखिर ये कैसी चैंपियनशिप थी जहां किसी की भी जान जा सकती थी, और आखिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बनने के लिए इतने उतावले क्यों थे? आखिर क्या है ये दिव्य गिरिजा संप्रदाय? और आखिर इस बार के मुकाबले में वहां के महंत खुद क्यों आए थे? क्या सच में अशोक सुंदरी नागेश्वरी और मनसा नागेश्वरी सगी बहनें थी? अगर हाँ, तो आखिर शिवा को अशोक सुंदरी नागेश्वरी से वैसा संबंध महसूस क्यों नहीं हो रहा था जैसे उसे मनसा नागेश्वरी के साथ महसूस हुआ था? कैसा होगा ये जानलेवा मुकाबला और क्या होगा इसका अंजाम, जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इसलिए आज हम केवल अपने सीनियर जीवन और सीनियर मिस नागेश्वरी पर उम्मीद टिका सकते हैं। वैसे मैंने सुना है कि सीनियर राजेंद्र नायर खास तौर पर लॉ एनफोर्समेंट टीम से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए। क्या कहा? सीनियर राजेंद्र नायर यहाँ पर आए? अब हमारे जीतने के चांसेस हैं। देखना अब इन सभी विदेशी लोगों का भरता बनाने में कितना मजा आएगा। उस समय पर सभी स्टूडेंट्स राजेंद्र नायर का नाम सुनकर बेहद खुश हो गए।
और जल्दी से ऑडियंस एरिया में बैठने लगे। तब मीनाक्षी और शिवा भी वहीं पर खड़े थे, इसीलिए उन्होंने भी ये नाम सुन लिया था। मीनाक्षी ने उस नाम को सुनने के बाद तुरंत कहा, भाई मैंने इस राजेंद्र नायर का नाम पहले भी सुना है। वैसे तो वो कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट का 4th ईयर स्टूडेंट है, लेकिन 3rd ईयर में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उसे लॉ इन्फोर्समेंट टीम की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। स्पेशल ट्रेनिंग पास करने के बाद वो लॉ इन्फोर्समेंट टीम में चला गया। ये सुनकर शिवा ने शांति से कहा, लगता है वो सच में काबिल है। शिवा की ये बात सुनकर मीनाक्षी ने उसे और जानकारी देते हुए कहा, वैसे जो सीनियर मिस नागेश्वरी हैं उनका पूरा नाम अशोक सुंदरी नागेश्वरी है। वो मनसा नागेश्वरी की बड़ी बहन है। भले ही वो एक लड़की हैं, लेकिन उनकी कलरीपयट्टू की कला बेहद भयानक है। कहा जाता है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी स्टूडेंट हैं और इस बार कंपटीशन में वो भी हिस्सा ले रही हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा सतर्क हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मनसा नागेश्वरी की एक बड़ी बहन भी है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उससे मिलने के बाद भी शिवा को खून के रिश्ते का अनुभव होगा? इस बारे में सोचते हुए शिवा और मीनाक्षी भी ऑडियंस एरिया की तरफ बढ़ गए। ये कंपटीशन यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में हो रहा था। वो स्टेडियम बहुत बड़ा था और उस जगह पर कम से कम 10,000 लोग बैठ सकते थे। आमतौर पर उस जगह कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अभ्यास करते रहते थे, लेकिन आज कंपटीशन की वजह से वो जगह काफ़ी अलग लग रही थी। मीनाक्षी और शिवा को कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के एक टीचर ने खास अपने पास वाली जगह दी थी ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना। उस समय पर टीचर्स के साथ मनसा नागेश्वरी, करुणेश कलंदरी भट्ट, उर्वशी और बाकी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो शिवा का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शिवा को देखने के बाद उन सभी ने एक राहत की सांस ली। फिर मनसा नागेश्वरी ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, शिवा, मीनाक्षी, इधर आके बैठो। शिवा ने कोई ऐतराज नहीं जताया और उनके पास जाकर बैठ गया। तब वहां मौजूद एक टीचर ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, शिवा, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। अब मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। वैसे मुझे धरती के शुद्ध सत्व की बोतल देने के लिए शुक्रिया। वो सच में काफी फायदेमंद रहा। मेरे हाथ की हड्डियां अब दर्द नहीं कर रही हैं और आज सुबह जब डॉक्टर ने मेरी चोटों पर ड्रेसिंग की तो उन्होंने भी फास्ट रिकवरी के लिए मेरी बहुत तारीफ की, पर इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, इसलिए शुक्रिया। ये सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। अभी शिवा ने इतना ही कहा था कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। इसलिए शिवा ने पलटकर दूसरी तरफ देखा। तब उसने अपने सामने वाली सीट पर एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसने बिल्कुल समुराई की तरह कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो और कोई नहीं बल्कि जापान से आई किम करदाशी थी। आज उसका बर्ताव कल के मुकाबले काफी बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी और वो कल से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि शिवा भी उसकी तरफ ही देख रहा है तो वो अपनी नजरें हटाने के बजाय एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ शिवा को देखने लगी। लेकिन उसे देखने के बाद ये बता पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही। वहीं किम करदाशी के बगल में 3 निंजा बैठे हुए थे। वो सभी दिखने में बाकियों से अलग लग रहे थे। उस समय बाकी सभी कंपटीशन को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, मानो जैसे उन्हें बाहरी दुनिया से कोई फर्क ही ना पड़ता। यहाँ तक कि उनके बेहद दूर होने के बाद भी शिवा को तीनों से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से शिवा आसानी से बता सकता था कि ये 3 निंजा कल पार्टी में वाले निंजास से अलग थे। वो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। शिवा भी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी मनसा नागेश्वरी ने उन्हें देखते हुए कहा, ये वही जापानीज निंजा हैं जिन्होंने 3 दिन पहले हमारे लोगों को बुरी तरह से मारा था। ये सभी बेहद भयानक विरोधी हैं। ये सुनकर शिवा ने अपना सर हिलाया। फिर जब उसने दूसरी तरफ देखा तो 2 और असामान्य लोग ऑडियंस एरिया में बैठे हुए थे। उनकी लंबाई और त्वचा का रंग देखकर पहचाना जा सकता था कि वो सन एम्पायर के लोग थे। उनके अलावा वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्होंने सालों से सूरज को ना देखा। और कुछ तो ऐसे थे जिनकी आंखों में दरिंदगी नजर आ रही थी।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो खुद को काबू नहीं कर पाएंगे और किसी भी पल भेड़िए की तरह वहां मौजूद लोगों पर झपट पड़ेंगे। वो कोई और नहीं, नर भेड़िया और वैम्पायर के वंशज कहलाने वाले लोग थे। उन लोगों के बारे में थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे। आखिरकार वैम्पायर और नर भेड़िया असल में कैसे हो सकते हैं? इसलिए सभी को लग रहा था कि किसी विशेष तकनीक की मदद से उनका स्वभाव और बर्ताव बिल्कुल वैसा लग रहा है। लेकिन शिवा ने नागलोक में बिताए अपने 2000 सालों के जीवन काल में अनगिनत जीवों को देखा था और उसे बहुत सारी तकनीकों के बारे में पता था। इसीलिए अपने सामने मौजूद योद्धाओं को देखने के बाद वह पहचान गया कि उन लोगों ने बहुत सारे जीवों की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनसे बेहद दूरी पर होने के बाद भी शिवा उनकी जंगली जानवरों जैसी आभा महसूस कर पा रहा था। आखिरी बार शिवा ने ऐसी आभा भैरवी की सुनहरी लोमड़ी से महसूस की थी, जिस बारे में सोचते हुए शिवा ने खुद से ही कहा, ये लोग सामान्य नहीं है। फिर शिवा की नजर तीसरे सेक्शन में बैठे लोगों पर गई, जहां टाओ एम्पायर के लोग मौजूद थे। उन लोगों ने बहुत सामान्य कपड़े पहने थे। उनके कपड़े काफी पुराने और गंदे लग रहे थे और उनसे कोई भी ताकतवर ऊर्जा आती हुई महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उनके हाथ, गर्दन और चेहरे पर अजीब अजीब से टैटू मौजूद थे। उन सभी को देखने के बाद शिवा को याद आया कि उनके कलरीपयट्टू डिपार्टमेंट के सबसे ताकतवर टीचर का शक्ति स्तर और स्टूडेंट्स का शक्ति स्तर क्या था। उन लोगों के स्तर को देखा जाए तो शिवा को डर था कि इस कंपटीशन में उनमें से कोई भी जीतने के लायक नहीं। इस बारे में सोचते हुए शिवा समझ गया कि आखिर उन्होंने कल रात उसे राजी करने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया था। शिवा भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मीनाक्षी ने उत्सुक लगते हुए पूछा, भैया आपको क्या लगता है इस बार हम जीत पाएंगे? मुझे लगता है ये सभी लोग काफी ताकतवर हैं। मीनाक्षी का सवाल सुनकर शिवा ने शांति से कहा, मुझे नहीं लगता कि जीतने के ज्यादा चांस है। अभी शिवा ने इतना ही कहा था कि तभी एक कठोर लेकिन लड़की की आवाज शिवा के पीछे से आई, ऐसी बकवास करने वाले तुम होते कौन हो? उस लड़की की बात सुनकर साफ पता चल रहा था कि शिवा के शब्दों से वो नाराज हो गई थी। लेकिन शिवा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पलटकर उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की के बाल लड़कों जैसे थे और उसने कपड़े भी लड़कों जैसे पहन रखे थे, जिस वजह से एक पल के लिए कोई भी भ्रमित हो सकता था कि उसके सामने खड़ा इंसान लड़का है या लड़की। उसका शरीर के आसपास मौजूद आभा बहुत शक्तिशाली थी। शायद इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स उसे अशोक ब्रो भी बुला रहे थे। ये सुनकर शिवा पहचान गया कि वो मनसा नागेश्वरी की बड़ी बहन अशोक सुंदरी नागेश्वरी है। इस साल माना जा रहा था कि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बहरहाल शिवा कोई फालतू परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने शांति से कहा, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं तो बस अपना मत बता रहा था। जब अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने सुना तो उसने गंभीरता से कहा, क्या कहा? केवल मत दे रहे थे? पुराने वक्त में ऐसे बकवास मत देने को संगीन जुर्म माना जाता था और सीधा गला काट दिया जाता था। आज हम बैंगलोर यूनिवर्सिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, या यूं कहें पूरे भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के शुरू होने से पहले तुम कह रहे हो कि हम जीत नहीं पाएंगे। सभी लोग कान खोलकर सुन लो, ये मेरी चेतावनी है। आज किसी भी हाल में हम जीतेंगे। भले ही हमारे विरोधी निंजा और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कलरीपयट्टू ताकतवर नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई और भी इस लड़के की तरह सोचता है, अगर किसी और को भी लगता है कि ये विदेशी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो विदेशी चमचे मेरे सामने आ जाएं, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहते वक्त अशोक सुंदरी नागेश्वरी काफी भयानक लग रही थी। उसके शब्द इतने कठोर थे कि वहां मौजूद कोई भी इंसान कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन मीनाक्षी ने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि अशोक सुंदरी नागेश्वरी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। वो वहां मौजूद सभी लोगों को भड़का रही थी। इसीलिए मीनाक्षी ने बिना डरे कहा, सीनियर मिस नागेश्वरी, आप बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हैं।
हम बस कंपटीशन के परिणाम का अंदाजा लगा रहे हैं। क्या आपने पहले से ही इस बात का अंदाजा नहीं लगाया है? फिर आप मेरे भाई को कैसे कुछ कह सकती हैं? आप एक तरह से मेरे भाई को बाहर वाला कह रही हैं, इसलिए आप अभी के अभी माफी मांगिए। ये सुनने के बाद मनसा नागेश्वरी ने भी हल्का खांसते हुए कहा, दीदी, ये शिवा और मीनाक्षी, ये दोनों ऐसे लोग नहीं हैं जो फालतू में कुछ कहें। आपको गलतफहमी हो गई है। मनसा नागेश्वरी की बात सुनकर अशोक सुंदरी नागेश्वरी ने कठोरता से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर किसी ने भी कंपटीशन से पहले मेरे या फिर बाकियों के आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश की तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जरा इसे देखो, इसे खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर भरोसा नहीं है। फिर आखिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे? उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद किसी भी इंसान ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वहीं शिवा बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए अशोक सुंदरी नागेश्वरी की तरफ देखा और कहा, मुझ जैसे बाहरी इंसान के शब्द तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर सकते हैं, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा विश्वास ही कमजोर है। वैसे अगर तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं है कि हमारे जीतने के आसार नहीं है, तो मैं एक और बार कहता हूं, इस बार तुम लोग बेशक हारोगे। आखिर शिवा के कहने का मतलब क्या था, और वो ये सब कहकर बात क्यों बढ़ा रहा था? आखिर कौन है ये अशोक सुंदरी नागेश्वरी, और क्या मनसा नागेश्वरी की तरह इसका भी शिवा के साथ कोई खून का रिश्ता